नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर्स के जो पैरामीटर्स हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर है फॉर्म फैक्टर। दोस्तों, फॉर्म फैक्टर इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेशियो, दैट इज़ IRMS डिवाइडेड बाय IDC। फुल वेव रेक्टिफायर्स का IRMS हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज़ IM डिवाइडेड बाय √2, और जो IDC है दोस्तों वो 2IM डिवाइडेड बाई पाई होगा। तो दोस्तों इस रेशो में IM से IM कैंसिल होगा, आपका जो पाई है वो ऊपर जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। ओवरऑल जो आपका फॉर्म फैक्टर है वो 1.1 बनेगा। दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.57 समथिंग थी, यानी फुल वेव रेक्टिफायर्स का फॉर्म फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर्स के फॉर्म फैक्टर से काफ़ी कम है। अब समझते हैं कि फॉर्म फैक्टर होता क्या है। दोस्तों फॉर्म फैक्टर ये बताता है कि जो आपकी आउटपुट वेव फॉर्म आएगी फ्रॉम दी फुल वेव रेक्टिफायर वो कितनी स्मूथ होगी। कितनी स्मूथ मतलब अगर ज़्यादा स्मूथ है तो उस वेव फॉर्म्स में आपकी वेरिएशंस बहुत कम होंगी। अगर दोस्तों किसी भी आउटपुट वेव फॉर्म्स में वेरिएशन बहुत कम होंगी, इसका मतलब उसका जो रिपल फैक्टर है वो भी रिड्यूस होगा और उसका जो AC कंपोनेंट है वो ज़्यादा डोमिनेट नहीं करेगा, जो आपका DC कंपोनेंट है वो आपका ज़्यादा डोमिनेट करेगा। और रेक्टिफायर की आउटपुट इंटेंशनली हम ज़्यादा से ज़्यादा DC कंपोनेंट डोमिनेट करे ऐसी चाहते हैं। तो अगर किसी रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर बहुत कम है, इट मीन्स वो रेक्टिफायर्स आपका बहुत अच्छा रेक्टिफायर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंडक्शन एंगल की। दोस्तों कंडक्शन एंगल का मतलब ये होता है कि अगर ये मान लीजिए आपका डायोड है और आपने यहाँ पे, जब मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इंस्टेंटेनियस करंट लिखा था और D1 यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आपकी साइकिल जाती है D1 आपका ऑन हो जाता है। बट एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, हर डायोड का अपना कुछ कट इन वोल्टेज होता है। सिलिकॉन के केस में वो कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में 0.2 वोल्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका इनपुट वेवफॉर्म्स है, ठीक है, और दोस्तों ये आपका यहाँ पे कट इन वोल्टेज है और ये आपका इनपुट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से कम जितनी भी वोल्टेज आपकी इनपुट अवेलेबल है, डायोड आपका डेफिनेटली फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल आपका एनोड पे कनेक्ट है। ठीक है, लेकिन डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड होते हुए भी कंडक्शन रीजन में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कंडक्शन रीजन में डायोड तभी पहुंचेगा जब आपका इनपुट वोल्टेज इस कट इन वोल्टेज से ज़्यादा हो सके। यानी आपका जो कंडक्शन रीजन होगा वो आपका ये रीजन होगा। मान लीजिए ये आपका थीटा है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो आपका 1 - थीटा है। तो एक वेवफॉर्म्स के लिए जो आपकी पॉजिटिव वेवफॉर्म्स है उसमें ओवरऑल दिस एंगल माइनस दिस एंगल वो आपका एंगल होगा जब आपका डायोड कंडक्टिंग रीजन में होगा, और वो एंगल होगा 180 - थीटा माइनस थीटा। तो ये बनेगा 180 - 2 थीटा। दोस्तों ये हमने हाफ वेव रेक्टिफायर्स में इन डिटेल स्टडी किया था। अब हमें पता है कि जो आपका नेगेटिव साइकिल्स है उसमें D2 आपका कंडक्टिंग रीजन में पहुंच जाता है। दोनों डायोड आपके सेम मटेरियल के बने होंगे, इसका मतलब दोनों का जो कट इन वोल्टेज है वो भी सेम होगा। इट मीन्स जो आपका टोटल कंडक्शन एंगल होगा फुल वेव रेक्टिफायर्स का वो होगा इसका 2 टाइम्स, दैट इज 360 - 4 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा वो एंगल है जहां पे आपका इनपुट वोल्टेज कट इन वोल्टेज के बराबर हो जाता है, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ V कट इन डिवाइडेड बाय V इन वोल्टेज। नेचुरली जो थीटा है वो आपका काफ़ी स्मॉल होता है और जो आपका कट इन वोल्टेज है ये भी एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज काफ़ी स्मॉल होता है। तो दोस्तों ये है आपका कंडक्शन एंगल। अब दोस्तों बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज होती है डायोड पे जब आपका डायोड रिवर्स बायसिंग मोड में हो, जब यहाँ पे हम नेगेटिव साइकिल्स को अप्लाई करें। तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी होगी, यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी, अगेन नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव।
तो जब हम नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपका जो D1 डायोड है ये डेफिनेटली आपका रिवर्स बायसिंग में होगा। तो रिवर्स बायसिंग में होगा और अब हम इस डायोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज फाइंड आउट कर सकें, वही वोल्टेज हमारी पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका V इन अप्लाई हुआ नेगेटिव साइकिल्स में, तो दोस्तों इसकी वजह से यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बट ये जो डायोड है ये आपका कंडक्टिंग रीजन में होगा और आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ इस वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें KVL यूज़ करना पड़ेगा। और KVL यूज़ कैसे करेंगे, इस पॉइंट से मैं चलूँगा और यहाँ से क्लोज सर्कल से घूमता हुआ हर सर्किट एलिमेंट पे अगर मुझे वोल्टेज पता है तो मैं KVL अप्लाई कर सकता हूँ। तो दोस्तों जब मैं यहाँ से चलूँगा तो जो मेरा करंट होगा दैट इज़ इंस्टेंटेनियस करंट मल्टीप्लाई विद RL, ये पहला ड्रॉप। फिर दोस्तों यहाँ से जब मैं आगे चलूँगा तो यहाँ मुझे पॉजिटिव पोलैरिटी फेस होगी, तो मैं लिखूँगा इसको पॉजिटिव V इन। लेकिन दोस्तों जब मैं यहाँ से चलूँगा तो यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी अवेलेबल है, तो मैं इसको लिखूँगा नेगेटिव VD1 दैट इज इक्वल टू 0। KVL कहता है कि किसी भी एक क्लोज्ड पाथ में जितना भी वोल्टेज राइज हो या वोल्टेज ड्रॉप हो उन सभी का सम हमेशा 0 होता है। तो दोस्तों इसका मतलब अगर आपका ये डायोड आइडियल डायोड है तो डेफिनेटली ये जो I करंट है ये कितना होगा, I इंटू RL, यानी आउटपुट पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। अगर ये आपका आइडियल है तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, यानी जितना यहाँ पोटेंशियल था उतना ही पोटेंशियल आपका आउटपुट पे अवेलेबल होगा। तो दोस्तों इसको मैं V इन लिख सकता हूँ, ये जो ड्रॉप था, प्लस V इन ऑलरेडी अवेलेबल है इक्वेशंस में, और इसको आप राइट साइड लेके जाओ VD1, तो जो आपका VD1 है V इन मैक्सिमम कब होगा, जब Vm होगा, अगेन V इन मैक्सिमम कब होगा, Vm होगा। तो यहाँ से VD1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Vmax। तो यानी दोस्तों ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमने फाइंड आउट की है, ये आपका बनेगा 2Vm। तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है वो 2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल एट द सेकेंडरी वाइंडिंग्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर था उसका पीक इनवर्स वोल्टेज Vm है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर्स का पीक इनवर्स वोल्टेज 2Vm है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपका पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से बड़ा हो जाए तो आपका डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन डायोड्स का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डेफिनेटली इस पीक इनवर्स वोल्टेज से बड़ा होना चाहिए, ताकि आपका डायोड विदस्टैंड कर सके और सेफ ऑपरेशंस करता रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है इसका डिसएडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स है इसको आप सेंटरली टैप्ड करके ग्राउंड से कनेक्ट करते हो, यानी इस सेकेंडरी कॉइल्स में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसका एग्जैक्टली हाफ पोर्शन आप ग्राउंड से कनेक्ट करोगे, तो इसका मतलब सेंटर टैपिंग आपको बार बार करनी पड़ेगी। तो नीड सेंटर टैपिंग एवरी टाइम। दूसरा ये है दोस्तों कि जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो काफ़ी हाई है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ Vm है। अगर किसी भी डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज हाई होगी तो डेफिनेटली उसी डायोड्स का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो भी हाई होना चाहिए, और वो कम से कम इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज से तो बड़ा ही होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे डायोड खरीदोगे जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो तो ऐसे डायोड दोस्तों कॉस्टली होते हैं। इसका मतलब बाय हैविंग हाई पीक इनवर्स वोल्टेज मेक्स दिस सर्किट वेरी कॉस्टली। तो हमें चाहिए पीक इनवर्स वोल्टेज आपकी कम हो ताकि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सके। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो आपका सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से आपके दोनों डायोड्स सेफ जोन में रहेंगे और वो सक्सेसफुली ऑपरेशंस करते रहेंगे। तो दोस्तों इन 2 डिसएडवांटेजेस को हम कंपनसेट करना चाहते हैं, तो इनको रिड्यूस करने के लिए हम एक नया रेक्टिफायर स्टडी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा
वो आपका सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का होगा, लेकिन उसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका ब्रिज रेक्टिफायर्स के ऊपर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।